ठीक है बच्चों, अब क्लियर होगा, साउंड और वीडियो क्लियर है बच्चों, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब वॉइस आ गई होगी बच्चों। अब ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर, ठीक है भाई। तो सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और आई होप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आज चैप्टर नया चालू करेंगे भाई हम लोग। तो आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी यानी पुष्पीय पादपों की आकारिकी। ठीक है, कितने चैप्टर्स कर लिए भाई अपने? देखो काफी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। सेल कर लिया, कोशिका विभाजन हमने कर लिया, उसके बाद सजीव जगत हमने कर लिया, उसके बाद जैविक वर्गीकरण हमने कर लिया, और पादप जगत। तो 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, छठे चैप्टर पर हम आए हैं। ठीक है, तो आज कौन से चैप्टर की बात करेंगे बच्चों? हम पुष्पीय पादपों की आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। सबसे पहली चीज तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमेशा क्लास में। हमारा जो ये प्यारा सा 360 डिग्री आर्मी तैयार हुआ है, तो 360 डिग्री आर्मी की तरफ से सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। और हमारी पूरी कोशिश रहती है बच्चों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को चीजें और आसान से आसान कर दी जाए। ठीक है, तो आज देखो बच्चों, अब ये जो चैप्टर है आकारिकी वाला चैप्टर, ये चैप्टर हम करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में समझने वाली चीजें कम है बच्चों, आपको मालूम ही होगा। इस चैप्टर में याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो भी सवाल आता है वो उदाहरण पे आता है, एग्जाम्पल्स पे आता है। तो बेसिकली ये आखिरी चैप्टर है बच्चों जिसमें आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर के बाद से फिर पादपकारिकी पढ़ेंगे अपन। पादपकारिकी जबरदस्त है, समझने वाली चीजें हैं। उसके बाद आनुवांशिकी होगी, आणविक जैविकी होगी। इसका मतलब इस चैप्टर के बाद तो अपन को बॉटनी में जबरदस्त मजा आने वाला है, क्योंकि सारा समझने वाली चीजें हैं और समझने वाली चीजों को अपन बिल्कुल आसान कर देंगे, हलवा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब बेटा वॉइस सही आ रही है यहां से? तो स्टूडियो से सही आ रही है बच्चों वॉइस? स्टूडियो से वॉइस बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा याद रखने वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको चीजें याद होनी चाहिए, उदाहरण बहुत सारे होंगे, लेकिन कर लेंगे यार। तो ये भी एक चैप्टर है, उदाहरण के साथ साथ तैयारी कर लेंगे, और इसके बाद वाले सारे चैप्टर्स बेहतरीन चैप्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो शुरुआत करें भाई। पादपों की आकारिकी में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज अपन किन चीजों की बात करने वाले हैं भाई? आज हम जड़ की बात करेंगे यहां पर। बेसिकली आज हम आकारिकी में क्या पढ़ेंगे? मूल या रूट की बात करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई, सबको आ रहा है तो क्लियर। आ जाओ आ जाओ। तो देखो भाई, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? किस वैज्ञानिक से? कैथरीन ईसाऊ। सबसे पहले यहां पर हम सबसे पहले यहां पर किस वैज्ञानिक की बात करेंगे? कैथरीन ईसाऊ। मैंने कहा था ना, नोट्स से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने दूंगा। जो जो चीजें हैं, जो जो चीजें आप छोड़ भी देते हो, वो भी आज पढ़ा दूंगा। सर ये वैज्ञानिक कहां है? हम किस वैज्ञानिक से शुरुआत करेंगे? सर कैथरीन ईसाऊ से। यह वैज्ञानिक आपको आकारिकी के पहले दे रखा है। आकारिकी वाला चैप्टर है ना, उससे पहले आपको जो वैज्ञानिक है वो दे रखा है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों? इस वैज्ञानिक में सबसे पहले तो इन्होंने क्या दर्शाया? इन्होंने दर्शाया बच्चों कि एक कर्ली टॉप वायरस होता है, एक विषाणु होता है जिसका नाम होता है कर्ली टॉप वायरस। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि यह विषाणु पादपों में फैलता है, और पादपों में कहां से फैलता है? फ्लोएम के द्वारा। देखो बच्चों, पादपों में आपको मालूम होगा, पादपों में संवहनीय उत्तक होते हैं। पादपों में जाइलम और फ्लोएम संवहनीय उत्तक होते हैं। जल का स्थानांतरण करने वाला जाइलम होता है और भोजन का स्थानांतरण करने वाला फ्लोएम होता है। तो ये जो कैथरीन ईसाऊ है ना, इस वैज्ञानिकों ने
इस वैज्ञानिक ने हमको क्या बताया। हां बच्चों, एक और चीज यार, आप लोगों के इंस्टाग्राम पे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारे बॉटनी में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। दिल से खुशी होती है यार जब आप बोलते हो ना सर मेरे बॉटनी में 160 नंबर आ रहे हैं, 175 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, बहुत दिल से खुशी होती है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, ये सारे नंबर आपके नीट में भी आएंगे। नीट में इतना विश्वास रखना बच्चों, आपको अनुभव से बता रहा हूं, आप लोगों के बॉटनी में नंबर मैं कटने ही नहीं दूंगा। बॉटनी में कोई ऐसा सवाल ही हम नहीं बनाने दूंगा मैं आप लोगों को जो अपने नहीं पढ़ा हुआ हो। बेटा इस चैप्टर से 2 प्रश्न, मान लो आप 2 से 3 प्रश्न आएंगे। इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो इतना याद रखना, आप लोगों के साथ बस आप भरोसा रखना यार, बस साल भर साथ निभाते रहना, साल भर कमजोर नहीं पड़ना है। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको बच्चों, होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी आप लोगों ने, है ना, कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते ही होगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी देखी होगी आप लोगों ने। एक सेकेंड यार बच्चों, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, अरे तेरी रुको यार बच्चों, थोड़ा सा एसी का दिक्कत है। हां, कोल्ड ड्रिंक की बोतल की खासियत क्या है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक की बोतल शुरुआत में आय हाय उसमें गैस भरी हुई होती है, उफनता है। जब सबसे पहले आप जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो ना, तो उसमें जो गैस निकलती है, जो सोडा निकलता है, जो जो बुलबुले निकलते हैं, जबरदस्त होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो गैस कम होने लग जाती है, धीरे धीरे वो जो उबाल है, जो उफान है, वो कम पड़ने लग जाता है। हमको कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसा नहीं रहना है, ठीक है ना। वो हमको कोल्ड ड्रिंक जैसी या सोडा जैसी बोतल जैसा नहीं रहना है कि सर शुरुआत में तो उफान था, शुरुआत में तो बड़ा हौसला था, शुरुआत में बड़ा मन था, लेकिन धीरे धीरे वो हौसला डगमगाता गया, धीरे धीरे वो हिम्मत कम होती गई, धीरे धीरे वो डिसिप्लिन कम होता गया। नहीं, बढ़ना है, सोडा की बोतल के विपरीत काम करना है। शुरुआत भले ही धीमे हो, मैं हमेशा कहता हूं शुरुआत धीमी होती थी, शुरुआत धीमी थी सर, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी है, धीरे धीरे उस मोमेंटम को इंप्रूव करना है, ताकि अंत तक आते आते ऐसे जबरदस्त मुकाम पर पहुंचे कि हम तालियां बजाएं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसा नहीं बनना है कि सर शुरुआत में तो पहले 2 चैप्टर में तो मजा था, सब पढ़ रहे थे, अब पढ़ाई नहीं हो रही है। और एक चीज याद रखना, शिकायत करना भी बंद कर देना। अब आप लोग, मैं बता रहा हूं, हम इतने सशक्त हो गए हैं कि हमको शिकायत करने की जरूरत नहीं है, हमको दूसरों पर अपनी गलतियां बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है सर, ठीक है ना। सच देखो, अपनी गलतियों से सुधारो, अपनी गलतियों से सीख लो और बेहतर इंसान बनो। कल से आज बेहतर बनना है। हमेशा याद रखना, आपको यह सोचना है अपने बारे में कि क्या कल से मैं बेहतर था सर, क्या मुझे चीजें कल से ज्यादा मालूम है, क्या मैं कल से और बेहतर बन पा रहा हूं। बस अपने बारे में सोचो, अपने तुलना ही करनी है अपने आप से करो, और अपने आप को और मजबूत बनाते रहो, बस यही चाहिए यार। और साल भर में इतना मजबूत आप हो जाओगे कि आय हाय मजा ही आ जाएगा, और तालियां आप लोगों के लिए हम बजाएंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, अगले साल जब नीट का पेपर हो तो ऐसा ताली बजाने का मौका जरूर दीजिएगा मुझे बच्चों। चलो ठीक है, तो अब आकारिकी वाले चैप्टर में इस वैज्ञानिक ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक कर्ली टॉप विषाणु होता है बच्चों, एक कर्ली टॉप विषाणु होता है, और यह विषाणु पादपों में फ्लोएम के माध्यम से फैलता है। तो पहला पॉइंट क्या दर्शाया, इन्होंने दर्शाया कि कर्ली टॉप वायरस, ये एक विषाणु का नाम है बच्चों। इन्होंने दर्शाया कि कर्ली टॉप वायरस, कर्ली टॉप विषाणु पादपों में फ्लोएम के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बताया, और फिर इन्होंने 2 किताबें लिखी बच्चों, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। कैथरीन ईसाऊ ने 2 पुस्तक लिखी बच्चों 1954 में प्लांट एनाटॉमी नामक किताब लिखी, ठीक है। 1954 में प्लांट एनाटॉमी नामक लिखी किताब इन्होंने, और 1960
1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। अब ये किताब का नाम तो आपको अंग्रेजी में ही याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो आपके पास ये दो किताबें, दो पुस्तकें किन्होंने लिखी? ठीक है, तो आपके पास दो किताबें इन्होंने लिखी बच्चों, 1954 में प्लांट एनाटॉमी और 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। तो इस वैज्ञानिक के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। क्लियर भाई? अब आकारिकी वाला चैप्टर चुने आप लोग। मैं फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे ना काम हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ते हो वो बोनस है आपको। मेरे नोट्स में मैं आपको हर पॉइंट लिखा दूंगा यार। एनसीईआरटी में जो भी काम की चीजें हैं, जो भी सवाल आपका बन सकता है, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा पैनल पर। बस इसको पढ़ लिया करो यार। इस पैनल के नोट्स को अपनी अच्छी तरह से हाथों से अंडरलाइन कर लिया करो, अपने हाथों से लिख लिया करो, अपने नोट्स खुद बनाकर उसको पढ़ लिया करो। बस इतनी सी दुआ है बच्चों। चलो अब अपन बात करें पादप आकारिकी की। अब अपन बात करें बच्चों मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा सबको। जब हम पादप आकारिकी की बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो आकारिकी का क्या मतलब होता है बच्चों? आकारिकी का मतलब होता है जब हम पादप के बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब हम पादपों के बाह्य आकारिकी यानी बाह्य लक्षणों का, बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? आकारिकी। तो आकारिकी का सिंपल सा मतलब है बच्चों बाह्य स्वरूप, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य स्वरूप का अध्ययन है ना। जो भी लक्षण दिखते हैं, जो भी आपको लक्षण बाहर से दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बाह्य स्वरूप। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आपसे सहमत हूंगा, सर जब हमको डॉक्टर बनना है तो सर ये आकारिकी पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं समझ सकता हूं बच्चों कि ये चैप्टर थोड़ा नीरस होता है। नीरस इसलिए है क्योंकि इसमें सर आगे जीवन में काम आने वाली चीजें नहीं है। जब हम डॉक्टर बनेंगे बच्चों तो आपको पता है मानव शरीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आनुवांशिकी पता होनी चाहिए, कार्यकी पता होनी चाहिए। ये चैप्टर उस लिहाजों से तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बट नीट में 2-3 सवाल आते हैं बच्चों, और 2-3 सवाल आएंगे, उसके लिए आपको उदाहरण तो इसके पढ़ने ही पड़ेंगे। तो करेंगे यार आपसे बात करते करते, थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए। और थोड़ा मस्ती मजाक करना चाहते हो ना, तो थोड़ा मस्ती मजाक करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा। वो है ना चड्डा, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपके पास पादप आकारिकी में बाह्य स्वरूप का अध्ययन करेंगे। अब बाह्य स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो इसमें देखो एनसीईआरटी में कौन सा चित्र है बच्चों? ये चित्र है। अब ये चित्र है, इसमें आपको पता है, देखो बच्चों, इसमें आपके पास मूल तंत्र आता है। भाई सबसे पहले अपन मूल तंत्र की बात करेंगे, जो किसके नीचे होता है? जमीन के नीचे है। मृदा के नीचे हमको क्या मिलेगा? मूल तंत्र। और मृदा के ऊपर, सतह के ऊपर क्या मिलेगा? प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? शूट सिस्टम, है ना। प्ररोह तंत्र में तना होगा, तनों के साथ साथ शाखाएं होंगी, शाखाओं के साथ साथ पत्तियां होंगी। तो जो जमीन के ऊपर है उसको प्ररोह तंत्र कहते हैं, और जमीन के जो नीचे है उसको अपन मूल तंत्र कहते हैं। तो आकारिकी में सुनना, आकारिकी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मूल की बात करेंगे। आकारिकी में हम सबसे पहले आज जड़ों की बात करेंगे, मूल की बात करेंगे। ठीक है। अरे शाहरुख खान देखो ऐसे। अच्छा, ऋतिक रोशन की मिमिक्री सुनोगे क्या? ऋतिक रोशन की सुनोगे? क्या हाल है बच्चों, सब कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। लेकिन आज हम आकारिकी पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आकारिकी। तो आकारिकी मन से पढ़िएगा, अच्छी तरह पढ़ेंगे, सीख के पढ़ेंगे, याद रखना है बच्चों। तो कर लोगे ना? मैं साथ हूं, आप भी साथ हो ना? साथ पढ़ेंगे, आ जाओ।
चलो आज आपके क्योंकि चैप्टर में वो हम तो थोड़ा आ जाओ, तो आज हम सबसे पहले रूट मूल या जड़ की बात करेंगे भाई। हे वाओ, क्या हाल है बच्चों आप लोगों के? सैफ अली खान भी आ गया है ना? मैं आप लोगों से कह रहा हूं बहुत अच्छी बॉटनी पढ़ते हैं हम लोग, आराम से पढ़ेंगे। वाओ, आप भी पढ़ोगे ना मेरे साथ? वाओ, आओ ना मिलके पढ़ते हैं, मिलके पढ़ेंगे दोस्त, मिलके पढ़ेंगे दोस्त। आ जाओ, आ जाओ सब, आ जाओ। चलो, बड़े मजे ले रहे हो आजकल। अब चैप्टर ही ऐसा है तो याद ही रखने वाला चैप्टर है, सिखाऊंगा तो इसमें सीखने लायक तो कुछ है नहीं। जड़, तने, पत्तियां, पुष्प ये पढ़ने हैं। तो अब देखो बच्चों, जड़। अब सबसे पहली चीज बच्चों, अपने पास ये मैंने क्या बना दिया, एक बीज है, ठीक है ना भाई। पादप का बचपन क्या होता है? पादप का बच्चन अच्छा एक चीज देखिए एक कमेंट आया है, सर आप हमारी आवाज निकाल सकते हो। अरे हम आपकी आवाज कभी सुने ही नहीं यार, तो जो आवाज हम सुने ही नहीं तो हम कैसे निकाल लेंगे यार? है मजा ले रहे हो गुरुवार को गुरु के मजे ले रहे हो। लो देखो, आप लोगों को अलाउड है, हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हमारा मजाक उड़ाए ना, ऐसा हमको बहुत मजा आता है। लीजिए, बट मजाक उड़ाइए, मजे लीजिए, बट सीखिए भी, ठीक है? जीवन में तरक्की कीजिए, बड़ा बनिए, सफलता अर्जित कीजिए, उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी हमको, ठीक है? चलो आ जाओ काम की चीज आ जाओ। तो पादप का बचपन क्या है बच्चों? ठीक है, अपने पास पादप का बचपन क्या है? बीज। अब सुनो, इस बीज से दो चीजें निकलती हैं। इस बीज से क्या निकलती है बच्चों? इस बीज से दो, एक निकलता है बच्चों मूलांकुर, मूलांकुर जिसे हम कहते हैं रेडिकल, सही बात है। और एक निकलता है बच्चों प्रांकुर, जिसे कहते हैं प्लिम्यूल, ठीक है भाई। पादप का बचपन जो है वो अपने पास बीज के रूप में है। अब बीज से दो संरचनाएं निकलती है बच्चों, बीज से दो संरचनाएं निकलती है, एक मूलांकुर निकलता है और एक प्रांकुर निकलता है। मूलांकुर क्या करता है बच्चों? मूलांकुर से क्या विकास होता है? मूल का। मूलांकुर से किसका विकास होता है? मूल का। और प्रांकुर से किसका विकास होता है? प्रांकुर से किसका विकास होता है? प्ररो या शूट का। सीधी सी बात है भाई। तो अपने पास बीज से दो संरचनाएं निकलती हैं बच्चों, दो संरचनाएं निकलती हैं। मूलांकुर से मूल विकसित होगा और प्रांकुर से प्ररो या शूट विकसित होगा। तो अपने पास सबसे पहली चीज क्या है भाई? जब हम जड़ की या मूल की बात करते हैं तो जड़ की या मूल की जो उत्पत्ति है वो कहां से होगी बच्चों? मूलांकुर से। मूलांकुर या रेडिकल से, ठीक है बच्चों। अब आता है अपने पास सबसे पहले मूल का कार्य क्या होता है ना? ये जो जड़ है पादपों में, मूल या जड़ के कार्य। तो मूल या जड़ क्या काम करता है बच्चों? मूल या जड़, अब बहुत आसान चीजें हैं यार। चल, मूल और जड़ क्या काम करेगा? मृदा से जल और खनिज का अवशोषण करेगा, मृदा से जल और खनिज का अवशोषण करेगा। बेटा प्ररो क्या होता है शिवानी जी? प्ररो का मतलब है तना, तने की शाखाएं, पत्तियां। तो तना, तने से निकलने वाली शाखाएं, शाखाओं पर आने वाली पत्तियां, इसको पूरी संरचना को प्ररो कहते हैं, ठीक है? तने, तने की शाखाएं, पत्तियां, ये सब प्ररो में शामिल होती हैं, ठीक है बेटा? चलो, तो अब मूल और जड़ के कार्य क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले जल एवं खनिज का अवशोषण। अब यार ये सबको ही पता है, इसमें मैं समझ रहा हूं बच्चों। अब ये ठीक है सर, ये सब आसान चीजें हैं, बिल्कुल। तो जल और खनिज का अवशोषण करता है बच्चों, बिल्कुल करता है। फिर पादपों को मृदा से जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने या एंकरेज,
ठीक है। तीसरा, आरक्षित भोजन का संग्रह। आरक्षित भोजन का संग्रह, ठीक है। कई ऐसी जड़ें होती हैं, कई ऐसे मूल होते हैं जहां पर भोजन संग्रह होता है। कई ऐसे, हम पढ़ेंगे उदाहरण भी, कई ऐसी जड़ होती है जिसमें भोजन का संग्रह होता है, तो आरक्षित भोजन का संग्रह भी करेगा। और पादप वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण, जिनको हम पीजीआर कहते हैं बच्चों। ये ऑक्सिन हार्मोन का नाम सुना है आपने? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन्स होते हैं। तो पादप हार्मोन्स का निर्माण भी जड़ों से होता है। पादप हार्मोन का निर्माण भी जड़ों से होता है। तो अपने पास पादप वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण, जिनको पीजीआर कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये सारे काम किसके हैं बोलते हैं? जड़ के। अरे बेटा, आलू जड़ नहीं है यार, आलू तने का रूपांतरण होती है। हां बेटा, रेडिकल से, ये देखो लिखा है ना बेटा, रेडिकल मूलांकुर से मूल विकसित होते हैं, प्रांकुर से प्ररो, तना विकसित होता है। तो ये मूल और जड़ के कार्य क्लियर है? यहां तक तो आसान है, इसमें क्या ही है सर, पता ही है। ठीक है, अब अपन जड़ के प्रकार पढ़ेंगे। अब अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? जड़ों के प्रकार के। आ जाओ आ जाओ। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? मूल के प्रकार। ठीक है, सारा खेल ही उदाहरण का है, सारा खेल ही उदाहरण का है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों टैप रूट, जिसको अपन मूसला मूल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टैप रूट या मूसला रूम। अब इसमें बेटा शूट में फ्लावर भी होगा बच्चा, पढ़ेंगे अपन, अभी रुको। अब अपने पास टैप रूट, मूसला रूम में क्या होता है बच्चों? देखो इधर आओ, बहुत आसान है। ये मैंने बनाया प्रांकुर, मान, ये है मेरे पास मूलांकुर मान लो, ठीक है ना, ये मूलांकुर है। मूलांकुर से जड़ की उत्पत्ति होगी, मूलांकुर से मेरे पास ये जड़ विकसित हुई। मूलांकुर से क्या हुई बच्चों? ये जड़ विकसित हुई। ठीक है, इसको मैंने कह दिया प्राथमिक मूल, इसे मैंने कह दिया प्राथमिक मूल। मतलब जो जड़, जो मूल मूलांकुर से विकसित हुआ, मूलांकुर से विकसित हुआ, वो प्राथमिक मूल है। फिर ये आगे चलकर इसकी शाखाएं हुई, ये देखो, ये आगे शाखाओं में विभाजित हुआ, इसको क्या कह दिया सर? ये द्वितीयक मूल। फिर ये द्वितीयक मूल, फिर आगे इसकी शाखाएं होंगी, ये देखो, ये फिर आगे किसमें विकसित हुआ सर? ये फिर शाखाओं में विकसित हुआ, इसे क्या कहेंगे? तृतीयक मूल। और ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। तो क्या हो रहा है? मूलांकुर से विकसित हुआ, मूलांकुर से जो जड़ विकसित हुई, मूलांकुर से जो जड़ विकसित हुई वो प्राथमिक मूल है। वो विभाजित कर कर द्वितीयक मूल बनाया, उसमें और विभाजन हुआ और वो तृतीयक मूल बना। इस पूरे को, इस पूरे को, इस पूरे को ही क्या कहते हैं बच्चों? मूसला मूल। मूसला मूल, इसी को अपन टैप रूट कहते हैं। मतलब आप समझ गए, मूसला मूल की उत्पत्ति कहां से होगी? मूलांकुर से होगी भाई। किससे होगी? मूलांकुर से इसकी ये विकसित होगा, और मूलांकुर से प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, और ऐसा फैलता जाएगा, ऐसा फैलता जाएगा। इसको टैप रूट कहते हैं। और ये ऐसे मूल कहां मिलते हैं? द्विबीज पत्रियों में। ऐसे मूल आपको कहां मिलेंगे बच्चों? द्विबीज पत्रियों में मिलेंगे। तो लिख लें अपन पॉइंट इसमें। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति होती है बच्चों मूलांकुर से, मूलांकुर या रेडिकल से।
तो हम कहते हैं यह मूल मूलांकुर किससे विकसित हो रहा है बच्चों? मूलांकुर से विकसित हो रहा है ना, तो मूलांकुर से अग्राभिसारी रूप में, अग्राभिसारी रूप में विकसित होता है। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इत्यादि मूल में फैला रहता है। और सबसे खेल भाई उदाहरण होता है बच्चों द्विबीजपत्रियों में, द्विबीजपत्रियों में यानी डाइकॉट्स में, और एनसीईआरटी कहती है मस्टर्ड सरसों में। कैसी जड़ें होंगी? मूसला मूल। तो आसान है बच्चों, आसान ही है। क्या है डाउट देख ले बच्चों, यहां पर अभी तक क्या आए हैं? अग्राभिसारी का मतलब है बेटा आगे की ओर विकसित हो रहा है ना। देखो मूलांकुर से आगे निकल रहा है, मूलांकुर से आगे विकसित हो रहा है, इसलिए अग्राभिसारी। मूलांकुर से आगे विकसित हो रहा है अग्राभिसारी। ठीक है बेटा, ठीक है। RD% बेटा बिल्कुल कर देंगे बेटा। गेहूं बेटा एक बीज पत्री होता है। ये जो अनाज आप खाते हो ना, अनाज, गेहूं, ये सब गेहूं, बाजरा, चावल, ये सब एक बीज पत्री होते हैं। ठीक है बेटा। हां, जिम्नोस्पर्म में भी टैप रूट होता है बेटा। जिम्नोस्पर्म्स अनावृत बीजी में भी वही होगा बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है। पीजीआर बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ये पादप हार्मोन्स जो होते हैं ना बच्चों, ये जो पादप हार्मोन्स होते हैं इनको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये पढ़ेंगे आगे अपन पादप कार्यकी में। पीजीआर का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पादप हार्मोन को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो क्लियर चीज है। तो ये तो आसान था भाई। मूसला मूल में तो कोई दिक्कत नहीं, मूसला मूल में तो कोई दिक्कत नहीं। मूलांकुर से विकसित हुआ है, मूलांकुर से आगे की ओर विकसित हो रहा है, इसलिए इसको अग्राभिसारी कह दिया। प्राथमिक मूल है, उसकी शाखाएं होंगी द्वितीयक मूल, उसकी शाखाएं होंगी तृतीयक मूल। ठीक है, क्लियर बात। अब ये मूसला है। अब दूसरा आता है बच्चों, आ जाओ। दूसरे प्रकार के मूल अब देखेंगे। ये तो कहां पर है? द्विबीजपत्रियों में है। किसमें है? द्विबीजपत्रियों में। अब नेक्स्ट आ जाएं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों फाइबरस रूट्स। नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं फाइबरस रूट्स, या जिसे हम कहते हैं रेशीय मूल। अब इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो प्राथमिक मूल होता है, ध्यान से सुनना, आपके पास जो रेशीय मूल है यानी जो फाइबरस रूट्स हैं, इसमें ध्यान से सुनना, इसमें प्राथमिक मूल तो नष्ट हो जाता है। प्राथमिक मूल कुछ समय तक जीवित रहता है, नष्ट हो जाता है। प्राथमिक मूल जो है, प्राथमिक मूल नष्ट हो जाता है। और तना होता है बच्चों, तने के आधार से कई सारे जड़ें विकसित होती हैं। आप इसमें देखो बच्चों क्या कह रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है सुनना, जो प्राथमिक मूल है वह अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब कुछ समय तक ही रहता है। अल्पकालिक का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही समय के लिए रहता है फिर नष्ट हो जाता है। अल्पकालिक का मतलब है कुछ समय तक जीवित रहता है फिर नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो क्या बचता है फिर? इसके स्थान पर, इसके स्थान पर कई सारे मूल या जड़
तने के आधार से विकसित होते हैं। बेस ऑफ स्टेम, तने के आधार से विकसित होते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना। मैंने आपसे कहा यह तना है, ये तना है या स्टेम है। अब ये तने का आधार है बच्चों, इस तने के आधार से कई सारे जड़, इस तने के आधार से कई सारे जड़ विकसित होंगे, और तने के आधार पर जब कई सारे जड़ विकसित होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, रेशीय मूल। इन्हें हम क्या कहते हैं, रेशीय मूल। मतलब रेशीय मूल कहां से विकसित हुए हैं, रेशीय मूल कहां से विकसित हुए हैं, तने के आधार से। तने के आधार से विकसित हुए हैं, बेस ऑफ स्टेम। और ऐसे जड़ ये कहां मिलेंगे बच्चों, एक बीज पत्री में। ये कहां मिलते हैं, एक बीज पत्री में, मतलब मोनोकॉट्स में। और इसका सबसे कॉमन उदाहरण है गेहूं। इसका सबसे कॉमन उदाहरण क्या है बच्चों, गेहूं। तो गेहूं में कौन से जड़ें मिलेंगी, गेहूं में कौन सी जड़ें मिलेंगी, रेशीय मूल। किस, कौन सी जड़ें, रेशीय मूल। कहां से विकसित होंगे बच्चों, तने के आधार से विकसित होंगे। कहां से विकसित होंगे, तने के आधार पर। क्लास में याद रख लो यार, सिर्फ याद ही रखना है, क्लास में ही याद रख लो। तने के आधार, द्विबीजपत्री में कैसी जड़ें होंगी बताओ, द्विबीजपत्री में कैसी जड़ें बताओ, द्विबीजपत्रियों में कैसी जड़ें होंगी सर, द्विबीजपत्रियों में मूसला जड़ें, द्विबीजपत्रियों में मूसला जड़ें, ठीक है। फिर एक बीजपत्री गेहूं में कैसी जड़ें होंगी, एक बीजपत्री गेहूं में कैसी जड़ें होंगी सर, रेशीय या फाइबरस रूट्स। सीधा का सीधा याद रखना है यार, उदाहरण याद रखने, लक्षण कुछ नहीं, उदाहरण, ठीक है। आसान था, तने। अच्छा ये जो है, ठीक है, अभी सवाल भी करेंगे इस पे। हां, इसको झकड़ा मूल भी कहते हैं बच्चों। इसको अपन हिंदी में रेशीय या क्या कहते हैं, झकड़ा, क्या कहते हो हिंदी में इसको, झकड़ा है बच्चों, क्या कहते हो इसको, रेशीय को, ये इनको झकड़ा मूल। बताओ तो, बताओ तो, इन रेशियो को, फाइबरस को क्या कहोगे, झकड़ा, झाड़, हाँ कहीं कहोगे। मूसला, मूसला जड़ें, मूसला, अरे मूसला, मूसला, अरे मूसला तो टैप रूट हो गया यार, झगड़ा, 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 झकड़ा मूल, झकड़ा मूल कह दो यार। चलो बढ़िया, आ जाओ। अब तीसरा, अब तीसरे बच्चों, तीसरे आएंगे अपस्थानिक। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आपके पास एडवेंटिशियस रूट्स। अपस्थानिक जड़ या अपस्थानिक मूल। अब देखो बच्चों, वैसे अपन ने क्या कहा, ध्यान से, अपन ने कहा सर वैसे जो जड़ें होती हैं वो तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। जो मूल है ना, जो जड़ है, मूल जड़ है, वो तो सर मूलांकुर से विकसित होती है। लेकिन अगर कोई जड़ है, अगर कोई मूल है, वो मूलांकुर से विकसित ना हो, मूलांकुर को छोड़कर किसी भी पादप के अन्य भाग से विकसित हो, ऐसी जड़ें, ऐसा मूल जो किसको छोड़कर, मूलांकुर को छोड़कर पादप के किसी भी भाग से विकसित हो, तो उसको अपस्थानिक कहेंगे। वो तने से विकसित हो, वो शाखाओं से विकसित हो, वो पत्तियों के किनारे से विकसित हो, मूलांकुर के अलावा किसी भी पादप भाग से विकसित हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको अपन अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो अपस्थानिक मूल कैसी हो गई बच्चों, ऐसे मूल जो मूलांकुर को छोड़
अन्य किसी भी पादप भाग से विकसित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर, मूलांकुर के अलावा किसी भी पादप से, मूलांकुर को छोड़कर किसी भी पादप भाग से विकसित होगी तो उसको अपस्थानिक मूल कहते हैं। इसका उदाहरण आता है बच्चों घास, बरगद का वृक्ष और मॉन्स्टेरा। और मॉन्स्टेरा पादप होता है बच्चों। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? अपस्थानिक। अब एक चीज बताऊं बच्चों, एक चीज बताऊं सर, अब मुझे बताओ सर, ये झकड़ा मूल भी तो अपस्थानिक हुआ। आप सोचो, ये जो झकड़ा मूल पढ़े अपन ने, झगड़ा मूल कहां से विकसित हो रहा है? झकड़ा मूल फाइब्रस रूट कहां से विकसित हो रहा है? सर तने के आधार से विकसित हो रहा है। अगर ये तने के आधार से विकसित हो रहा है तो ये भी अपस्थानिक का उदाहरण हुआ। समझे आप? ये जो झकड़ा मूल है ना बच्चों, एनसीईआरटी अलग अलग लिखती है, लेकिन आपको समझ तो होनी चाहिए कि झकड़ा मूल सर तने के आधार से विकसित हो रहा है, मतलब मूलांकुर से विकसित नहीं हो रहा। तो वैसे झकड़ा मूल रेशीय मूल का ही, अपस्थानिक मूल का उदाहरण है। जो झकड़ा मूल है ना, वो अपस्थानिक मूल का ही उदाहरण है, क्योंकि वो तने के आधार से विकसित हो रहा है। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों? यहां तक सबको क्लियर है भाई? यहां तक सबको क्लियर है? अब अपन मूल के क्षेत्र की बात करेंगे। आसान सी चीज है, आ जाओ सवाल करें, एक पोल करें पहले। बेटा मॉन्स्टेरा का डायग्राम कहां से दिखाऊं यार? अंजलि जी, हां, जड़ देखो, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अलावा दूसरे क्षेत्रों से निकलती है ना, वो यांत्रिक सहयोग में काम करती है। भोजन संग्रह में काम करेगी और यांत्रिक सहयोग में काम करेगी। लिखाऊंगा बेटा, मॉन्स्टेरा को हिंदी में भी मॉन्स्टेरा। अच्छा, एक सवाल अच्छा पूछा है सर कृपा जी ने। कृपा जी ने पूछा है सर, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री का उदाहरण कैसे पता करें? आपको एक बेसिक उदाहरण देता हूं, समझाता हूं, अपवाद होंगे। देखो, जितने भी वृक्ष आपको दिखते हैं, जितने भी बड़े बड़े आपको पेड़ दिखते हैं, पेड़ या वृक्ष की खास बात क्या होती है बच्चों? पेड़ या वृक्ष जो होते हैं ना, उनका तना चौड़ा और भूरा होता है। ऐसा चौड़ा भूरा तना होता है, वो सब द्विबीजपत्री है। ठीक है, एक मोटा मोटा समझने के लिए, जितने वृक्ष आप देखते हो, जितने वृक्ष आप देख रहे हो बड़े बड़े, जिसमें नीम का पेड़ हो गया, यूकलिप्टस का पेड़ हो गया, ये सब बड़े बड़े वृक्ष जिसमें चौड़े चौड़े तने होते हैं, भूरे भूरे, ये द्विबीजपत्री है। और जो छोटे छोटे पादप हैं, घास है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, जिनमें पतले पतले हरे तने होते हैं, ये ज्यादातर एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, इसमें अपवाद होंगे ऊपर नीचे, लेकिन मोटा मोटा आपको जो छोटे पादप दिख रहे हैं, पतले हरे तने वाले पादप दिख रहे हैं, गेहूं, चावल, अनाज हो गया, घास हो गई, ये सब एक बीजपत्री है। और जितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिसमें तना भूरा चौड़ा तना होता है, वो द्विबीजपत्री है। ऐसा लॉजिक क्यों लगाया अपन ने? द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि से तना चौड़ा हो जाता है, ये द्विबीजपत्रियों में होती है, और एक बीजपत्रियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तो एक बेसिक आइडिया आपको पता चल जाए कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। वैसे उदाहरण हम पढ़ेंगे ही, और ठीक है ना बच्चों, वैसे उदाहरण हम पढ़ते हैं, आगे सब पढ़ेंगे। तो इतना सबको क्लियर है? डाउट क्या है बच्चों? देखें, नीम किस में आएगा? द्विबीजपत्री में बेटा, बता दिया ना, अब समझ आ गया। ठीक है बेटा, मोनोकॉट में रेडिकल से, क्योंकि वो जो रेडिकल से जो रूट निकलता है ना बेटा, वो कुछ ही समय के लिए जीवित रहता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए बता दिया बेटा मैंने। घास बता दिया, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री कैसे पहचानोगे, एक बेसिक आइडिया बता दिया। अरे शुभम जी क्या मजे दे रहे हो, इंडिया के लिए क्रिकेट। आ जाओ, अब मूल के क्षेत्र। अब अपन किसकी बात करेंगे? आ जाओ बच्चों, मूल के क्षेत्र।
फिर पोल करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब मूल के क्षेत्र में देखो, एनसीईआरटी में डायग्राम है। पहले तो ये देख लो, ये देखो मूसला मूल दे रखा है। ये आपके पास मूसला मूल है बच्चों, टैप रूट, ये तंतुक, ये फाइब्रस, ये फाइब्रस रूट है, और ये अपस्थानिक एडवेंटिशियस। तो तीनों के चित्र भी आपको दे रखे हैं, मुख्य मूल, पार्श्व मूल, सब बता रखा है। अब देखो बच्चों, ये है मूल के क्षेत्र। ये अपने पास मूल के अलग अलग क्षेत्र हैं। देखो अब क्या क्या है इसमें। सबसे नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ क्या है? रूट कैप। समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगा। सबसे नीचे वाला क्षेत्र, देखो सबसे नीचे का मतलब ये मूल के सबसे नीचे है। देखो ये मूल के सबसे दूर है, तो ये दूरस्थ हो गया। समझ गए ना? ये जड़ यहां से चालू हो रही है, तो जड़ के सबसे दूर, जड़ के सबसे दूरस्थ क्या है? मूल गोप। अब ये मूल गोप कैसा होता है बच्चों? ये मूल गोप जो है ना, टोपी नुमा संरचना है। ठीक है, ये जो मूल गोप रूट कैप है ना बच्चों, ये मूल गोप कैसा है? टोपी नुमा संरचना होती है, और ये मूल शीर्ष पर होती है। ये क्या काम करती है? सुरक्षा देती है। क्योंकि जड़ जब मृदा के अंदर भेदेगी, ये जड़ जो है, ये जड़ मृदा को भेदेगी, और मृदा को भेदते हुए नीचे जाएगी। तो उस समय जड़ों को सुरक्षा कौन देता है? उस समय जड़ों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? मूल गोप। तो मूल गोप जो है वो मूल के शीर्ष पर पाया जाता है, और मूल को मृदा के अंदर सुरक्षा देता है। तो जो जलोपदित पादप होते हैं ना बच्चों, जलोपदित पादप मतलब हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में रहते हैं। अब पानी में तो मृदा है नहीं, पानी में रहते हैं, तो पानी में तो मूल गोप की जरूरत नहीं होती। तो कुछ जलोपदित पादप होते हैं या हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उसमें मूल गोप नहीं होता, उनमें रूट पॉकेट्स होती हैं। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है। मूल गोप सबको क्लियर? ये मूल के शीर्ष पर उपस्थित होगी और जड़ों को सुरक्षा प्रदान करेगी जब वो मृदा के अंदर भेद रहे हैं। फिर मूल गोप के समीपस्थ, मूल गोप के समीपस्थ मतलब मूल गोप के पास, मूल गोप के समीपस्थ मतलब मूल गोप के पास, ये वाला क्षेत्र है मेरिस्टेमी क्षेत्र या विभज्योतक क्षेत्र। मूल गोप के पास यानी मूल गोप के समीपस्थ, मूल गोप के पास यानी मूल गोप के समीपस्थ कौन सा क्षेत्र है? मेरिस्टेमिक क्षेत्र। यहां पर विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं होती हैं। यहां पर मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र होता है ना, यहां पर कौन सी कोशिकाएं होंगी बच्चों? विभाजन करने वाली कोशिकाएं। तो विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं का क्षेत्र कौन सा होगा? मेरिस्टेमी क्षेत्र। अब सोचो, जो विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं हैं बच्चों, उनकी भित्ति पतली होनी चाहिए या मोटी? जरा कमेंट में लिख के बताओ। यह मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र है, मूल गोप के पास वाला क्षेत्र है। यहां पर विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं होंगी, तो विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं की भित्ति पतली होगी या मोटी? पतली होगी या मोटी? बताओ। बहुत अच्छा बच्चों, भित्ति पतली होगी। भाई जो विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनकी भित्ति हमेशा पतली होगी। तो आपके पास एक जड़ में जो मेरिस्टेमी क्षेत्र है, विभाजन वाला जो क्षेत्र है, उन कोशिकाओं की भित्ति पतली होगी, उसमें जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी और विकसित केंद्रक होगा। यह सब कौन सा लक्षण होगा बच्चों? यह सब किस क्षेत्र की बात हो रही है? जो मूल गोप के पास में है, मूल गोप के समीपस्थ है मेरिस्टेमिक क्षेत्र। यहां पर विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं हैं। फिर इसके ऊपर चलो, फिर इसके ऊपर चलो, मतलब यह क्षेत्र सर, मतलब अब विभाजन के समीपस्थ क्षेत्र कौन सा हो गया? मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र के पास वाला क्षेत्र क्या हो गया?
दीर्घीकरण का क्षेत्र। दीर्घीकरण का क्षेत्र, इसमें अब विभाजन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि विभाजन वाला क्षेत्र तो मेरिस्टेमी है। विभाजन वाला क्षेत्र तो मेरिस्टेमी है। इसके ऊपर जो क्षेत्र है यह है दीर्घीकरण का क्षेत्र। दीर्घीकरण का मतलब है यहां पर विभाजन नहीं होगा, लंबाई बढ़ेगी, कोशिका का आकार बढ़ेगा, कोशिका का दीर्घीकरण होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि होगी, दीर्घीकरण होगा, विभाजन नहीं होगा, संख्या नहीं बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। और इसके भी ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जहां पर सर आपको ये मूल रोम दिख रहे हैं, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है जहां पर आपको भर भर के मूल रोम दिख रहे हैं, इसको परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। यहां पर विभेदित कोशिकाएं होती हैं, यहां पर काम करने वाली कोशिकाएं हैं, मतलब यहां पर मूल रोम हैं जो जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। तो आप समझ गए। देखो, विभाजन करने वाली कोशिकाएं, विभाजन करने वाली कोशिकाएं मेरिस्टेमी क्षेत्र में है। लंबी होने वाली दीर्घीकरण, लंबाई में वृद्धि करने वाली क्षेत्र दीर्घीकरण। और परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र का मतलब है जहां पर कोशिकाएं परिपक्व हो चुकी हैं, विभेदित हो चुकी हैं और कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? क्या काम कर रही हैं? अरे भाई, जो जड़ों का काम है, जल और खनिज का अवशोषण करना है, और उसके लिए क्या होगा? उसके लिए इनमें मूल रोम मिलेंगे। आ गई बात सबको समझ में? आ गई बात? लिख ले पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर सवाल कराऊंगा बच्चों, पोल। ये पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर पोल कराऊंगा। यहां तक सबको क्लियर है? डायग्राम बना सकते हो बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बना लो अपने नोट्स में साथ में, ठीक है? बना भी सकते हो, और एनसीईआरटी में दे ही रखा है बेटा। तो आ जाओ, लिख ले। तो मूल के क्षेत्र, मूल के क्षेत्र में सबसे पहला मूल गोप, जिसको हम कहते हैं रूट कैप। सबसे पहला क्षेत्र क्या आ गया बच्चों? मूल गोप, रूट कैप। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों? ये अब इसके बारे में लिख लें, मूल गोप के बारे में लिख लें। यह एक चिकनी टोपी नुमा संरचना है, जो मूल के शीर्ष पर पाई जाती है। जो कहां पर पाई जाती है बच्चों? मूल के शीर्ष पर पाई जाती है। ठीक है, और इसका कार्य यह मृदा में मूल को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, फिर यहां पर एक नोट याद रखना है बच्चों। जलोद्भिद पादपों में, यानी हाइड्रोफाइट्स, वो पादप जो जल में रहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स में मूल गोप एब्सेंट होती है। उसके स्थान पर रूट पॉकेट्स पाई जाती है। उदाहरण ये किस में मिलता है बच्चों? पिस्टिया और आइकॉर्निया। ये पिस्टिया और आइकॉर्निया ये जलीय पादप होते हैं बच्चों। पिस्टिया और आइकोनिया जो है ना, पिस्टिया और आइकोर्निया जलीय पादप होते हैं।
उनमें मूल गोप नहीं होता, मूल गोप के स्थान पर रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। ये इनको तैरने में मदद करती हैं। सर ये रूट पॉकेट्स क्या करती हैं? रूट पॉकेट्स इनको तैरने में मदद करती हैं। ये लहर, ये पानी में तैरते रहें, उद्प्लावनता में मदद कौन करता है? रूट पॉकेट्स। ठीक है। हां, रेशीय मूल को तंतुक मूल भी कहते हैं बेटा, बिल्कुल कहते हैं, तंतुक मूल भी कहते हैं। तो मूल गोप हो गया बच्चों। फिर मूल गोप के बाद नेक्स्ट क्षेत्र क्या आएगा? मेरिस्टमैटिक क्षेत्र, मेरिस्टमैटिक जोन, या जिसे हम कहते हैं विभज्योतक, विभज्योतक क्षेत्र। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है बच्चों? इसमें विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं उपस्थित। तो विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं, सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं कहां पाई जाएंगी? मेरिस्मेटिक क्षेत्र में। और इनमें क्या होगा बच्चों? इनमें कोशिका भित्ति पतली होगी, कोशिका भित्ति पतली होती है, जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी, विकसित केंद्रक होगा और प्लास्मोडेस्माटा उपस्थित होंगे। प्लास्मोडेस्माटा संपर्क अधिक होंगे। क्यों होंगे बच्चों प्लास्मोडेस्माटा? ये कोशिका में पड़ा था। प्लास्मोडेस्माटा ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि पदार्थों का स्थानांतरण ज्यादा होगा, ज्यादा पदार्थों का स्थानांतरण होगा, इसलिए प्लास्मोडेस्माटा ज्यादा होंगे। भाई विभाजन हो रहा है, विभाजन के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी, ज्यादा पदार्थ चाहिएंगे, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ज्यादा पदार्थों का स्थानांतरण होगा, इसलिए प्लास्मोडेस्माटा भी अधिक होंगे। तो क्लियर है। और यह क्षेत्र मिलेगा कहां? मूल गोप के समीपस्थ होता है। यह कहां होता है? मूल गोप के समीपस्थ, उसके नजदीक है, मूल गोप के समीपस्थ पाया जाता है। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? विभज्योतक क्षेत्र, विभज्योतक क्षेत्र में विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं हैं। जहां पर कोशिका विभाजन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? विभज्योतक। इनकी कोशिका भित्ति पतली होगी, ज्यादा मात्रा में जीव द्रव्य होगा, अधिक विकसित केंद्रक होगा। प्लास्मोडेस्माटा क्या होता है बेटा? सेल वाले चैप्टर में बताया था, दो पादप कोशिका होती है ना बेटा, दो पादप कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो पादप कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसे प्लास्मोडेस्माटा कहते हैं। सेल वाले चैप्टर में बताया था बेटा। क्लियर? फिर विभज्योतक के समीपस्थ क्या होगा? विभज्योतक के समीपस्थ कौन सा होगा? दीर्घीकरण का क्षेत्र। एक बार ये सारे क्षेत्र लिख ले बेटा, फिर मैं कराऊंगा पोल। अब तीसरा आ जाओ। अब तीसरा दीर्घीकरण का क्षेत्र, दीर्घीकरण का क्षेत्र यानी जोन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, यहां पर क्या होगा? कोशिका दीर्घीकरण होता है तथा लंबाई में वृद्धि देखी जाती है। विभाजन नहीं होता।
ठीक है, कोशिका का दीर्घीकरण होगा, कोशिका साइज में बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि देखी जाएगी, विभाजन नहीं होता। और आखिरी क्षेत्र होता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है बच्चों, अपने पास परिपक्वन क्षेत्र के लक्षण क्या होंगे? इसमें, इस क्षेत्र में विभेदित एवं परिपक्व कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, विभेदित का मतलब जो कार्य करती हो। विभेदित का मतलब है जो एक कार्य दर्शाती हो, विभाजन ना करती हो। तो जो विभाजन नहीं करती है, कार्य दर्शाती है, विभाजन नहीं करती है, कार्य दर्शाती है, उनको विभेदित कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम हमेशा याद रखना बच्चों, एक कोशिकीय होते हैं। मूल रोम हमेशा कैसे होंगे? एक कोशिकीय। ये एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे अपन। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। तो इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं जो जल एवं खनिज अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये आपके पास अलग अलग क्षेत्र हैं। अब पोल करेंगे बच्चों। ये सारे क्षेत्र अपन को समझ आ गए। ये सारे क्षेत्र अपन को समझ आ गए। मोहम्मद देखो बेटा, ये देखो, ये लक्षण मैं जानबूझ के नहीं बता रहा। कौन से? देखो मुझे बताओ, जड़ जो है, जो जड़ें हैं ना बच्चों, वो जमीन के नीचे जा रही हैं। वो जमीन के नीचे जा रही हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण हो गई। धनात्मक मतलब गुरुत्वादर्शन, ग्रेविटी के हिसाब से नीचे जा रही है। लेकिन प्रकाश तो ऊपर से आता है, तो प्रकाश के हिसाब से ये उल्टी जा रही है। भाई प्रकाश ऊपर है, जड़ नीचे जा रही है। प्रकाश ऊपर है, जड़ नीचे जा रही है, तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गया। इस पे सवाल कभी नहीं आएगा बेटा, ये तो लॉजिकली सोचना है। आप सोचो, मृदा जो जड़ है, जड़ नीचे की ओर जा रही है जहां गुरुत्वाकर्षण है, तो वो पॉजिटिव, धनात्मक गुरुत्वाकर्षी हो गई। प्रकाश ऊपर है, जड़ नीचे जा रही है, तो वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गया। तो इस पे क्या सवाल बनेगा बेटा? कभी सवाल नहीं बनता। अंडरस्टूड है? ठीक है बेटा, चलो ठीक है। गिरजा जी अभी बता रहा हूं बेटा, वापस रूट के रूपांतरण अभी बता रहा हूं बेटा। अरे कुलेश जी धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। मूल गोप क्या है बता दिया संतोषी जी। मूल गोप आ जाओ। हां, प्लास्मोडेस्माटा जो है ना बेटा, वो केवल पादप कोशिका में ही होता है। प्लास्मोडेस्माटा पादप कोशिका का ही लक्षण है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बताओ और क्या है? हां, मूसला झकड़ा रूट सेम नहीं है बेटा। मूसला रूप निकिता जी अलग है। मूसला टैप रूट होता है बेटा, मूसला टैप रूट होता है। झकड़ा फाइब्रस है बेटा, अलग अलग है। चना द्विबीजपत्री होता है बेटा। सोनिया जी, अरे भूख लग गई है, खा लो यार कुछ। और क्या है, हमें खा लो। परिपक्वन क्षेत्र ये रहा ना बेटा, ऊपर वाला। ये देखो, इसको तो मैं हटा देता हूं। ये देखो बेटा, ये एक जड़ की संरचना है। जड़ के सबसे नीचे, जड़ के सबसे शीर्ष पर मूल गोप है। ठीक है,
उसके ऊपर विभाजन दर्शाने वाला क्षेत्र है, उसके ऊपर लंबाई वाला क्षेत्र है, और सबसे ऊपर परिपक्व बूढ़ा क्षेत्र है। परिपक्व है, यहां पर मूल रोम है, और यहां से जल और खनिज का अवशोषण होगा। जल और खनिज का अवशोषण मूल रोम से होगा। अब क्लियर? अब सवाल करें। मॉन्स्टेरा पादप है बेटा, मॉन्स्टेरा पादप का नाम है। अब पोल करते हैं, आ जाओ बचाओ, आ जाओ, पोल का सवाल करेंगे, आ जाओ, पोल का पोल करते हैं अब। ठीक है बच्चों, सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है, आ जाओ, सही कथन का चयन करना है। सही कथन का, अरे एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा बच्चों मैंने क्वेश्चन में देरी कर दी, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, इसमें मेरी गलती है, मैंने आंसर थोड़ा मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। आ जाओ, मेरे से गलती हो गई बच्चों, आ जाओ सवाल देने में, बट कोई नहीं, कर लेंगे। सही कथन बताना था, विभज्योतक क्षेत्र में मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, गलत हो गया। मोटी नहीं पतली भित्ति होती है, मोटी नहीं पतली होती है। मेरे से मैंने थोड़ा सा दो कथन सही दे दिए थे यार, दो कथन मैंने सही दे दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा, मूल रोम दीर्घीकरण के क्षेत्र में पाया जाता है, गलत, परिपक्वन क्षेत्र में मिलता है। मूल रोम परिपक्व क्षेत्र में मिलता है। तीसरा यह सही था, मूल से पादप वृद्धि हार्मोन का निर्माण होता है। चौथे में मेरे से गलती हो गई, सवाल हमने गलत दे दिया, माफी चाहते हैं हम। हाय ठीक है, उठक बैठक कर लिया हम, 1 2 3 4 5, माफी कर दो यार, थोड़ा माफी कर दो, ऐसा क्या है, हो गया। तो अब मूसला ये गलत हो गया, क्योंकि गेहूं में अपने पास झकड़ा मैंने सही दे दिया था। फाइब्रस होता है, मूसला नहीं होता है, ठीक है ना। तब जान, थोड़ा माफी दे दिए यार अब हम, अब ठीक है यार, अब प्रेम है तो थोड़ा निभाओ ना फिर हम हमारे बीच में। चलो बढ़िया, तो इसका सही जवाब सी है, ठीक है। अगर झगड़ा होता तो वो भी सही हो जाता, तो सी और डी दोनों सही थे।
चलो क्लियर है, आ गया बात सबको समझ में। अब देखो एक चीज सुन लो, अब एक चीज सुन लो, एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, बहुत सारे कराऊंगा, सुन लो। एनसीईआरटी में जड़ में इतना ही दे रखा है, नई वाली जो एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी में जड़ों के बारे में इतना ही दे रखा है, जड़ों के रूपांतरण नहीं दे रखे हैं, जड़ों के रूपांतरण नहीं दे रखे हैं, उस पर सवाल आने की संभावना भी नहीं है, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। मैं आपको यहां पर एक लिस्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है, सुन लो एक। अब हम यहां पर जड़ों के रूपांतरण, जड़ों के रूपांतरण, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पुराने सालों में सवाल आ रखे हैं बच्चों, है ना। 2020 से पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें थे, पुराने सिलेबस में थे। तो अगर आप कहीं क्वेश्चन करोगे तो अटको ना, इसलिए लिखा रहा हूं बच्चों, इसीलिए लिखा रहा हूं। जड़ों के रूपांतरण एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको एक लिस्ट बना के दे रहा हूं, ताकि पुराने सवाल जब आप करो तो आप कहीं अटको ना, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जड़ों के रूपांतरण, जड़ों के रूपांतरण में मैं सबसे पहले अपन बात करेंगे मूसला, मूल के रूपांतरण और भोजन संग्रह में कार्य, भोजन संग्रह में कार्य। फिर बता रहा हूं बच्चों, अब इस पे सवाल नहीं आएगा, 2026 के पेपर में सवाल नहीं आएगा, लेकिन पुराने सवाल होंगे, पुराने सवाल होंगे, इसीलिए यहां पर करवा रहा हूं। तो अपन मूसला मूल के रूपांतरण देख रहे हैं, और मूसला मूल के रूपांतरण जो भोजन संग्रह में काम करेंगे, किस में काम करेंगे, भोजन संग्रह में। तो इसमें बच्चों आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने, जैसे फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म को अपन तरकू, ठीक है ना, तरकू रूपी कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, नोट जरूर कर लेना बच्चों, नोट कर लेना। तरकू रूपी, कॉनिकल शंकु रूपी, नेपीफॉर्म और ट्यूबरस, ये 4 प्रकार के हैं बच्चों। क्या है, 4 प्रकार के आपको ध्यान में रखना है, नोट जरूर कर लेना। कुंभ रूपी, कंदिल, देखो इसको कुंभ रूपी कह सकते हैं यार, और यह कंदिल। इनके उदाहरण, इनके उदाहरण याद रखने, इनके उदाहरण है, नोट कर लेना बच्चों, नोट अपने नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है। इसमें आता है मूली, इसमें आती है गाजर, इसमें आता है शलगम, इसमें आता है मिराबिलिस, ठीक है। ये नोट कर लेना बच्चों, काम आएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन 5% मैंने कहा था, 5% चीजें एनसीईआरटी के बाहर पूछ सकते हैं, तो वो यहां पर लिखा देता हूं। उदाहरण वाले हैं, आपने मूली देखा होगा, तो मूली जो है वो जड़ का रूपांतरण है, मूली जड़ का रूपांतरण है, गाजर जड़ का रूपांतरण है, शलगम जड़ का रूपांतरण है, मिराबिलिस जल का ये जड़ का, ये सब जड़ों के रूपांतरण हैं, सब भोजन संग्रह में काम करते हैं, और आकार के हिसाब से नाम दे रखा है, ठीक है। तरकू रूपी होती है मूली, शंकु रूपी गाजर, कुंभ रूपी शलगम, और कंदिल में मिराबिलिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सवाल बन सकता है, पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था, इसलिए मैंने आपको बोला है नोट कर लो। मिराबिलिस पादप होता है बेटा, मिराबिलिस जलापा नाम नहीं सुना आपने, वो जिसमें गुलाबी पुष्प होते हैं, ये नोट करना है बच्चों,
नोट करना है, पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए नोट करना है। और ये सब भोजन संग्रह में काम करेंगे, ये सब भोजन संग्रह में काम करेंगे, ये सब भोजन संग्रह में काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे ले लूं मूसला, ये भोजन संग्रह में। अब आपको ध्यान होगा बच्चों, कुछ ऐसे जड़ होती है जो श्वसन में काम करती है। देखो, जो भी पादप, सुनना, जो भी पादप दलदलीय क्षेत्रों में रहते हैं, दलदल वाले क्षेत्रों में रहते हैं या लवण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर मृदा में ज्यादा जल होता है या ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लवण होता है, तो वहां पर मृदा, ऐसी मृदा में जड़ जो होती है ना, वो सतह के ऊपर आ जाती है। जड़ें जो हैं वो मृदा से, सतह से ऊपर आकर श्वसन करती हैं। उनको अपन श्वसन मूल कहते हैं, उनको अपन श्वसन मूल कहते हैं। तो लिख लूं बच्चों, आगे दूसरा रूपांतरण देखें। दूसरा रूपांतरण होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं श्वसन मूल। श्वसन मूल, इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, या इनको हम न्यूमैटोफोर्स भी कहते हैं। न्यूमैटोफोर्स, पी साइलेंट होता है बच्चों। तो ये जड़ें कहां मिलती हैं बच्चों? ये जड़ें मिलती हैं जहां पर दलदल होता है, जहां पे लवणीय मृदा होती है। तो जड़ें जो हैं वो सतह, जमीन से बाहर ऊपर निकल आती हैं, जमीन से ऊपर निकलकर श्वसन करती हैं, क्योंकि दलदल में, लवणीय मृदा में वो श्वसन नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपके पास सुनना, यह मूल दलदलीय या लवणीय मृदा में होते हैं। और सतह से ऊपर आकर निकल कर श्वसन करते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण, इसमें उदाहरण आता है बच्चों राइजोफोरा, और सोनेरेशिया। ये मैंग्रोव पादप होते हैं बच्चों, आपको ध्यान होगा, ये मैंग्रोव पादप होते हैं जो लवणीय वातावरण में रहते हैं। तो ये राइजोफोरा और सोनेरेशिया ये श्वसन मूल के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास ध्यान रखना है नेक्स्ट, अपस्थानिक मूल। जो यांत्रिक सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? ऐसे अपस्थानिक जड़ों की, अपस्थानिक मूल जो यांत्रिक सहयोग, सपोर्ट देते हैं, पादपों को सपोर्ट देते हैं। इसमें दो पढ़ेंगे बच्चों। इसमें एक आता है प्रॉप रूट। बरगद के पेड़ देखे हैं बच्चों आपने? बरगद का पेड़, वो बरगद के पेड़ में शाखाओं से नीचे वो जड़ें निकली होती हैं। बरगद का पेड़ सबने देखा होगा। वो बरगद की पेड़ में शाखाओं से ऊपर जो शाखाएं होती है उससे जड़ें नीचे निकली हुई होती हैं, है ना? वो उनको यांत्रिक सहयोग देते हैं, उनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स। ये कहां मिलते हैं? बरगद में। इसका उदाहरण है बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष फाइकस। सही बात है। तो बरगद के वृक्ष में आपने देखा होगा ऊपर शाखाओं से बड़ी बड़ी जड़ें नीचे उतर निकलती हैं, वो बड़ी बड़ी जड़ें नीचे की ओर निकलती हैं।
तो ये अपने पास प्रॉप रूट्स होते हैं। उदाहरण बरगद लिख दिया बच्चों मैंने। और एक और याद रखना है, एक और याद रखना है, स्टिल्ट रूट्स। ये कहां मिलते हैं बच्चों? ये आपको मिलते हैं मक्के में और गन्ने में। ये दोनों यांत्रिक सहायता देते हैं, ये दोनों यांत्रिक सहयोग देते हैं बच्चों। मैंने कहा था ना बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में थे बेटा। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में थे इसलिए आपको याद रखने हैं। पुरानी एनसीईआरटी में थे बच्चों इसलिए याद रखने हैं। ठीक है, और उदाहरण ही है यार, देखो उदाहरण ही है। यांत्रिक सहयोग मतलब ये पादपों को अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। देखो मक्का और गन्ना क्या होता है? मक्के और गन्ने में अगर तेज हवा चले तो तेज हवा चलेगी तो ये जड़ से निकल जाएंगे, जड़ से उखड़ जाएंगे, तो इनमें अतिरिक्त जड़ें होती है, अतिरिक्त जड़ें होती है जो तने के आधार से निकलती हैं और इनको मृदा में जकड़ के रखती हैं। बरगद का पेड़ इतना विशाल वृक्ष होता है, इतना विशाल वृक्ष है तो इसको और सहयोग चाहिए, इसको और सहायता चाहिए, तो ये प्रॉप रूट्स जो शाखाओं से नीचे निकलते हैं ये इनको और सुरक्षा देते हैं, यांत्रिक सहयोग देते हैं। क्लियर बात है भाई? क्लियर बात है? ये उदाहरण याद रखने हैं। अब एक पोल कर लें बेटा। देखो मैंने कहा ना अपन वैसे तो पूरा एनसीईआरटी ही करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं बेटा, कुछ अतिरिक्त चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इस पे सवाल आने की संभावना होगी। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि अपने नोट्स के बाहर सवाल नहीं आने दूंगा, वो बार बार इसलिए कहता हूं। 5 से 10% चीजें, 5% चीजें अतिरिक्त लिखाता हूं मैं। वो 5 से 10% अतिरिक्त क्यों लिखाता हूं? क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो बाय चांस कोई सवाल पुरानी एनसीईआरटी से भी आ जाए, अपने नोट्स के बाहर नहीं मिलेगा यार। अब 5-10% चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है ना? इतना तब इस चैप्टर में। और उदाहरण ही है बेटा, देखो हर व्यक्ति को पढ़ने पड़ेंगे। सर हम ये सारे उदाहरण कैसे? सबको पढ़ने पड़ेंगे बेटा, लिख लिख के पढ़ोगे हो जाएगा याद यार। और एक और चीज बता रहा हूं, किसी शॉर्ट ट्रिक के भरोसे मत रहना, किसी भी शॉर्ट ट्रिक के भरोसे मत रहना। कितनी शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे? जड़ों की याद रखोगे, तने की याद रखोगे, पत्तियों की याद रखोगे, पुष्प की याद रखोगे, पादप जगत में शैवाल की याद रखोगे, जिम्नोस्पर्म की याद रखोगे, ब्रायोफाइटा की याद रखोगे, जंतु जगत में अलग अलग फाइलम। कोई शॉर्ट ट्रिक कभी काम नहीं आई बेटा, मैं फिर बता रहा हूं। एक बार अच्छा लगता है क्लास में, नई नई क्लास में अच्छा लगता है, अरे सर हमने हरी शैवाल की शॉर्ट ट्रिक बना ली, हाँ राम हमने भूरी की बना ली, लेकिन एग्जाम में आपके कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक वहां पर इस्तेमाल करोगे यार? कभी खुद देखो। अब आप लोग समझदार हो, ठीक है ना? एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब हम 10वीं से 11वीं में आते हैं ना बेटा, तो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, 10वीं से 11वीं वाला स्टूडेंट जो बेचारा एकदम नादान होता है, नासमझ होता है, वो बेवकूफ बन जाता है। लेकिन हम लोग 11वीं पढ़ चुके हैं, 12वीं पढ़ चुके हैं, नीट का पेपर देख चुके हैं, तो हमें पता है शॉर्ट ट्रिकों से कभी काम नहीं बनता। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। छोटे रास्ते अपनाकर, शॉर्टकट्स अपनाकर जीवन सफल नहीं बनाया जाता। जीवन में सफल होना पड़ेगा, एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, तो वो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत मांगेगा। उसमें आप सोचो सर शॉर्ट ट्रिक से बता दो ना सर, आसान से बता दो ना सर, फटाफट। अरे नहीं यार, चीजों को आसान जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको आसान करके समझा सकता हूं, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा बेटा। मैं आपके लिए याद नहीं कर सकता। एक चीज याद रखना, मेरा काम है जटिल चीजों को आसान बनाना, मेरा काम है आपको यह बता देना कि इतना पढ़ लो, मेरा काम यह है आपको यह बताना कि क्या चीज नहीं पढ़नी है, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? तो थोड़ा सा मेहनत की आदत तो डालनी पड़ेगी यार। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। मेहनत से नहीं घबराना, और घबराना ही नहीं जीवन में। मेहनत छोड़ो, हमको वैसे भी जीवन में नहीं घबराना है। घबराहट से जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ा। किस लिए घबराना? करो सर, कर लेंगे सर, हो जाएगा, सब हो जाएगा, पढ़ेंगे सर, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, सब हो जाता है।
तो घबराने की बात नहीं है। अगर कभी घबराना हो ना, किसी चीज से डर लगना हो, तो गलत काम करने से डरना, बेईमानी करने से डरना, झूठ बोलने से डरना। हमेशा याद रखना बच्चों, अगर जीवन में डरना है ना, तो गलत काम करने से डरो, बेईमानी करने से डरो, झूठ बोलने से डरो। सच बोलने में कभी नहीं घबराना, ठीक है? सच बोलने से कभी नहीं घबराना, ईमानदारी में कभी नहीं घबराना, मेहनत करने में कभी नहीं घबराना। हालांकि हम जीवन एक ही मिला है, एक जीवन मिला है, एक जीवन में 16-17 साल निकाल दिए होंगे अपन ने। अब घबराएंगे नहीं सर, मेहनत करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, मेहनत करेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, मां बाप के लिए जिएंगे, अपना जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए जिएंगे, पैसा कमाने के लिए जिएंगे, सफल होने के लिए जिएंगे, लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए जिएंगे, लोगों का भला करेंगे, ठीक है? जब भी नाम होगा यार। तो ठीक है, भाषण, अब सवाल कर लें। अब पोल का सवाल करते हैं। अब आ जाओ, अब सवाल करते हैं, पूरा मजा आएगा। बड़ा क्वेश्चन देता हूं, एक समय भी ज्यादा दूंगा। ठीक है बच्चों, समय ज्यादा दे रहा हूं, करो। कथन को पढ़ना है और सही कथन बताना है। कथन को पढ़ के सही कथन बताना है भाई। ठीक है, हर बार कथन के सवाल करवाता हूं, बॉक्स वाले सवाल कथन वाले नीट में ऐसे ही आते हैं बच्चों। देखें अब, हाँ भाई 60% बच्चों ने सही जवाब दिया है।
स्वास्तिक जी, हैकर, दिलखुश, योगेंद्र, दीप्ति, मोहम्मद अरशद, गोरल, राहुल, सतपाल जी, चांद हुसैन जी, बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई क्या क्या कथन थे। पहला है सरसों में रेशीय मूल उपस्थित होते हैं, गलत। सरसों में आपके पास मूसला जड़ें होती हैं, द्विबीजपत्री है। घास में मूसला रूम नहीं पाए जाते, झाकड़ यानी रेशीय फाइबरस रूट्स होते हैं बच्चों, एक बीजपत्री है। परिपक्वन क्षेत्र में पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, नहीं, पतली भित्ति वाली तो विभज्योतक क्षेत्र में होती है, विभज्योतक क्षेत्र में होती है। और विभज्योतक क्षेत्र मूल गोप के समीपस्थ होता है, यह बिल्कुल सही है। मूल गोप के नजदीक में कौन सा क्षेत्र होता है? विभज्योतक। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। आ गया बच्चों में, आ गई बात समझ में। सही कथन गलत कथन वाले सवाल भी क्लियर है बच्चों सबको। जड़ अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चों। आकारिकी में जड़ की संरचना, मूल वाला सिस्टम अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है बात, यहां तक सबको क्लियर है भाई। देखो बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं, यह चैप्टर याद रखने वाला है यार, ठीक है ना, बिल्कुल ये चैप्टर याद रखने वाला है। इस पे आपको ज्यादा चीजें याद रखनी है, उदाहरण याद रखना है, रोज पढ़ोगे हो जाएगा यार, ठीक है ना। तो आज अपन ने जड़ करी है, कल अपन तने की बात करेंगे, ठीक है ना। जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, कर लेंगे यार, धीरे धीरे कर लेंगे, उदाहरण याद कर लेंगे। बस मेहनत करते जाओ, घबराना है नहीं यार बच्चों। आप लोगों के साथ में हूं, ठीक है, साल भर साथ में खड़े हैं, गलती होने दूंगा नहीं। बॉटनी में अब बढ़िया नंबर आ रहे हैं, मैं हमेशा आपके इंस्टाग्राम पे मैं आपके मैसेजेस देखता भी हूं, नहाटा सर ऑफिशियल के नाम से मैं मिल जाता हूं, आप लोग जुड़े हुए भी हो काफी, तो आप लोग अपने नंबर भी शेयर करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। बस मेहनत करते रहो, मेहनत कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलो डाउट देख लें लास्ट में, 1 मिनट, क्या है सबके? नहीं बेटा, परिपक्वन जोन में पतली सेल वॉल पाई जाती है, नहीं लिखा हुआ लोकेश जी, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, वो विभाजन वाले क्षेत्र में दे रखा है लोकेश बेटा। अरे क्या बात है प्रेम चौधरी जी, बहुत बढ़िया बेटा। चैप्टर याद नहीं है महेश जी, पढ़ोगे तो हो जाएंगे बेटा, ठीक है बच्चों। मॉन्स्टेरा पादप का नाम है बेटा, मॉन्स्टेरा की फोटो कल लेकर आऊंगा। हां बेटा, अब बेटा ये जो रेशीय जड़ है ना, रेशीय जड़ अपस्थानिक जड़ का ही उदाहरण है, रेशीय जड़ें अपस्थानिक जड़ों का ही तो उदाहरण है बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, नंबर अच्छा रहे, इंप्रूव करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। घास में कौन सी होगी बेटा? घास में फाइबरस रूट्स होते हैं, ये क्या कहते हैं अपने पास, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें किसका उदाहरण है? अपस्थानिक जड़ें, रेशीय जड़ें अपस्थानिक ही होती है बेटा, बताया था। चलो बढ़िया बच्चों, चलो चलो बहुत है। तो अब एक चीज देख लो, यहां पर होमवर्क में मॉड्यूल के क्वेश्चन 1 से 10 करने हैं। डीपीपी इस बार तो नहीं मिली है, नोट्स अच्छी तरह से बना लेना, नोट्स बढ़िया तरीके से बना लेना, और जितना पढ़ा है उतना रिवीजन कर लेना, जितना पढ़ा है उतना रिवीजन कर लेना। आज में डीपीपी नहीं मिलेगी, कल से डीपीपी मिल जाएगी बेटा इसके लिए, ठीक है बच्चों। चलो फिर कल मुलाकात होगी तने के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।